सही है। ठीक है। लक्षिता बेटा, आंसर इज फर्स्ट। क्या आएगा आंसर? नहीं समझ में आ रहा, आप आकर के मुझसे पूछें कि सर चीज़ नहीं समझ में आई है। डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन बिफोर माइटोसिस एंड मियोसिस। अगर मैं मान लीजिए ये जो एम फेज है, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा, ये जो पॉइंट्स हैं समझे आप, है ना। भाई अगर नहीं आ रहा तो हम सीखें, और अगर आता है तो आप आंसर करें बस। जीवांश, ये क्या है इसका Z1, यहाँ पे क्या आ जाएगा S, और ये क्या है इसका Z2। अब एम फेज है, एम फेज के अंदर ये मियोसिस भी हो सकता है और माइटोसिस भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है ना। मियोसिस और माइटोसिस एक डिवीजन फेज है कि सेल मियोटिकली डिवाइड हो रहा है, माइटोटिकली डिवाइड हो रहा है। पूछा गया है कि डीएनए रेप्लिकेशन अक्कर्स, डीएनए रेप्लिकेशन बिफोर माइटोसिस एंड मियोसिस, ओनली ड्यूरिंग माइटोसिस, ओनली ड्यूरिंग मियोसिस। ड्यूरिंग माइटोसिस एंड मियोसिस तो कभी आपको रेप्लिकेशन देखने को मिलेगा ही नहीं ना। यहाँ पे तो सेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ डिवीजन होंगे, कंडेंस होकर के डिवीजन आपको देखने को मिलेंगे। रेप्लिकेशन होगा कब? एस स्टेज के अंदर आपको देखने को मिलेगा। इस स्टेज के अंदर अपने क्या बोलते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन। अब आपके पास में एक ही ऑप्शन है जो बिफोर मियोसिस एंड माइटोसिस आपके पास आंसर होगा। क्लियर? क्या होगा इसका आंसर? आंसर इज फर्स्ट। अब आ जाइए, सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आपके पास है। ऑप्शन वन सेम है जो वहां पे लिखा हुआ है। ऑप्शन टू आपके पास में ये है। अथर्व। फर्स्ट ही होगा, पक्का अनंत? फर्स्ट? फर्स्ट? हितेश? फर्स्ट, फर्स्ट ही होगा, क्यों भाई? याद रख लेना आंसर क्या होगा, फर्स्ट। गड़बड़ मत करना। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि चाहे वो आफ्टर मियोसिस, भाई मैंने क्यों सेकंड ऑप्शन वो आफ्टर मियोसिस लिखा? अगर मैंने मियोसिस, आफ्टर मियोसिस और एस फेज इसको मैंने बोला, इट मींस वो पूरा सेल साइकिल को क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा। इसके होने की प्रोबेबिलिटी किस पे है? इसके रेप्लिकेशन पे है। आप इसको इसके रेप्लिकेशन से डिफाइन कर सकते हो, इसके होने के बाद रेप्लिकेशन होगा वो आप डिफाइन नहीं कर सकते। भाई यहाँ पे क्या होगा आपको थोड़ी पता है, G0 स्टेज या फिर G1 स्टेज। समझ में आई बात? तो ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चंस आए तो इन क्वेश्चंस के अंदर फंसना मत। सिंपल क्वेश्चंस है, अच्छे क्वेश्चंस है। अगर इस बार का पेपर नो डाउट बायो के अंदर अच्छे लेवल का बनने वाला है, आपका नीट का जो पेपर बनेगा ना वो अच्छे लेवल का बनेगा। जो अभी बना है वो तो ठीक था, लेंदी किया था। अब की बार जो पेपर आने के पूरे पूरे चांसेस ट्रिकी और लेंथी दोनों होंगे, ये ध्यान रख लेना। ट्रिकी तो होगा ही होगा, लेंदी तो होगा ही होगा जैसा था पेपर, पर ट्रिकी पेपर भी होगा। चलो ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं फिर। आपका कोई डाउट था? क्या कह रहे हो? क्वेश्चन सोल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, जो क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं। मैच्योर nerve cell are incapable of cell division. These cells are probably in कौन सी स्टेज में होगा? G1, द एस फेज, G2 और माइटोसिस, कुछ भी हो सकता है। थोड़ा तेज बोले बेटा, हाँ बोलो। इसमें? हाँ। यस। G0 सुनिए, G0 फेज कुछ होता नहीं है।
होता वो जीवन ही है, होता वो जीवन ही है। अपने वो सेल साइकिल को कंटिन्यू नहीं कर रहा है तो अपने वो उस स्टेज को एक अलग से नाम दे दिया, G0 G0 स्टेज, उसको अलग से एक नाम दे दिया, वैसा कुछ होता नहीं है वो। हम्म। यस, ये बोल सकते हो आप, क्योंकि अगर आपके पास में ऑप्शन में यहाँ पे G0 नहीं है, अगर ऑप्शन में G0 होता तो आप उसके साथ जाते। कॉर्नर वन। हाँ, खड़े हो ना बेटा आप? नाम आपका? परेश। बैठो बेटा। अभी अभी पता चला मुझे, क्लास के अंदर एक कोई नया देखने को मिल रहा है इंसान। ठीक है, जीवन स्टेज। अब सुनिए, यहाँ तक चीज़ें सॉर्टेड नहीं होती हैं। जिन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही थी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, अब देखना तरीका क्वेश्चन को सॉल्व करने का। भाई जब भी आपके पास में ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं, G1 S G2 या इंटरफेस, इनको लेकर के जब भी क्वेश्चंस आते हैं ना, आपको करना क्या है बेटा? आद्या आप और तनुश्री आप इन क्वेश्चंस को थोड़ा ढंग से देख लें, क्योंकि अच्छे लेवल के क्वेश्चंस और आएंगे ही आएंगे, फिक्स है। बाकी सभी स्टूडेंट्स भी, मैं उनको पॉइंट आउट करके नहीं बोल रहा हूँ, सभी का यही हाल है। पूछना अभी मैं स्टार्ट करूंगा ना, तो वही आंसर आएंगे सभी के भी। इधर देखो, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी क्वेश्चन आपके सामने आए, 15 to 20 सेकंड ही लगेंगे आपको। आपने सीधा या फिर सीधा ही आप क्रॉस बना दें। ये क्या लिखे आप? G1, सेकंड क्या S, थर्ड क्या लिखा G2, फोर क्या लिखा आपने M। एम लिखने की बजाय थोड़ा सा जहमत आप उठाना, क्या लिखोगे? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस, इतना लिखा आपने। अब देखिए, जब भी क्वेश्चन आपके सामने आए, फर्स्ट 1 2, अब देखना आपके क्वेश्चन कैसे सोल्व होंगे। मैंने बोला कि इफ अ सेल हैव 10 क्रोमोसोम इन G1 स्टेज, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एनाफेज? 10 क्रोमोसोम इन अ G1 स्टेज, 10 10 10 10 10, खत्म। If a cell have a 20 picogram content in its S stage, what will be the genetic content in its G1 stage? 20 picogram in S stage. What will be the genetic content in? समझ में आया? एक वो तरीका, एक ये तरीका, ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए था कि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए कि एटलीस्ट हो क्या रहा है, चीजें हो क्या रही हैं। क्वेश्चन सोल्व करने के लिए बायो में, मैंने आपको पहले ही बोला था, बायो में अपने आप पढ़वा लूंगा। और बायो के अंदर एक्यूरेसी के साथ में बहुत कम टाइम के अंदर आपके आंसर आने चाहिए, तो मजा है। अदरवाइज फिर बायो तो कर तो हर कोई लेगा, अगर मैं 1 घंटे 15 मिनट दूंगा आप कर लोगे पेपर सोल्व। वही चीज मुझे 45 मिनट्स में करनी है, वही चीज मुझे 40 मिनट्स में करनी है विद एक्यूरेसी। बात तो उसमें है ना। तो वही चीज है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे अब देखिए, क्वेश्चंस जैसे आपके सामने आना स्टार्ट होंगे, आपको पता लगना स्टार्ट होगा कि जब कभी भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते ही आपके आंसर क्लियर कट आएंगे और आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। पेपर के अंदर कोई भी ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए, आप सोल्व कर रहे हो, कोई डीपीपी सोल्व कर रहे हो, कुछ भी सोल्व कर रहे हो, ठीक है, आपको लिखना क्या है, इधर देखना। सिर्फ साइड के अंदर ये बनाया, सर्कल बनाया, सर्कल बना करके क्रॉस लगाया, यहाँ पे क्या लिखा? G1 S G2, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस। इतन और ज़्यादा कोई इसमें 1-2 मिनट नहीं लग रहे हैं, मुश्किल से 15 सेकंड लगेंगे आपको लिखने में। यहाँ पे आपने सिंगल बनाना है, इधर डबल 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 डबल। If a cell have number of chromosome in its G1 stage is around 20, what will be the number of chromosome in its anaphase stage? आ रहा है आंसर? अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे 20 कितना, 20 कितना, 20 कितना, कितना, क्लियर कट आपके आंसर्स आना स्टार्ट होंगे और गलती होने के चांसेस 0%, अगर आपने थोड़ा सा ऐसा होमवर्क साइड में कर लिया तो। हाँ बोलो बेटा। नहीं है डिफरेंस, आपको नहीं मान के चलना है, वैसे डिफरेंसेस तो बहुत हैं। एंडो डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन और उन सभी के अंदर डिपेंड करता है कि आप सेट को डुप्लीकेट कर रहे हो, सेट के लिए वर्ड यूज़ कर रहे हो, या फिर एक सिंगल सेगमेंट के लिए वर्ड यूज़ कर रहे हो। रेप्लिकेशन स्पेसिफिकली सेगमेंट्स के लिए होता है, पूरे कंप्लीट या तो बोलो आप एंटायर जीनोम का रेप्लिकेशन, ठीक है, या फिर आप बोलो कि कंप्लीट सेल के अंदर न्यूक्लियर कंटेंट का रेप्लिकेशन, जेनेटिक मटेरियल का रेप्लिकेशन।
या फिर आप वर्ड यूज करें डुप्लीकेशन। जब हम रेप्लीकेशन वर्ड यूज करते हैं ना तो स्पेसिफिकली हम क्रोमेटिन फाइबर सेगमेंट्स और उनके लिए वर्ड यूज करते हैं। रेप्लीकेशन कभी भी एंटायर के लिए वर्ड यूज होता ही नहीं है। वैसे भी रेप्लीकेशन होता ही नहीं है एंटायर का एक साथ। अगर आपने कभी पर आपके लेवल तक आप डुप्लीकेशन रेप्लीकेशन ये दोनों वर्ड सेम मान के चलेंगे। समरी के अंदर भी जाना और कंटेंट आपके चैप्टर में लिखा हुआ है वो भी पढ़ना। समरी में रेप्लिकेशन की जगह डुप्लीकेशन वर्ड यूज किया हुआ है, क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन वर्ड ऐसा कुछ यूज किया हुआ है, आप देखोगे वहां पे। तो आपके लेवल तक आपको चेंजेस मतलब ये मान के चलना है दोनों सेम ही है, कहीं कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। इधर आ जाओ। अ, दो क्वेश्चंस करवाए थे मैंने आप लोगों को, अब मैं दोबारा से सेम क्वेश्चन आपको करवाना चाह रहा हूँ, और अब आंसर कौन देगा? बोलिए बेटा जी। अभी तक जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया था बेटा, अभी कल परसों अपने ये क्वेश्चन सॉल्व करके आए हैं ना, ये क्वेश्चंस सोल्व करते समय आपको थोड़ा सा अनकंफर्ट महसूस हो रहा होगा कि हाँ ये क्वेश्चंस हो नहीं रहे हैं, या पता नहीं इन क्वेश्चंस के अंदर किस तरीके से पूछा गया है चीज़ों को। ठीक है, अभी जो आपको तरीका बताया वो किस वजह से, 2-3 दिन से आप लोग परेशान हो रहे हैं उस वजह से बताया, अदरवाइज मैं बताता ही नहीं वो। इधर आ जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन, if a root tip cell have a 20 chromosome equivalent to the 2n, what will be the number of chromosome in G1 S G2? ये कहानियां बोली इसने, इतना बोलते ही दिमाग में समझ में आ गया क्या पूछ रहा है? समझ में आया आपको? समझ में आते ही आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, वही बनाया क्रॉस। यहाँ पे क्या लिखा, G1 S G2, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस। अब यहाँ पर अपना अपना जो वर्क है वो तो आप कंप्लीट करके रखो। खत्म। बोला क्या उसने, 20 क्रोमोसोम, किस स्टेज के अंदर, कुछ नहीं दिया है तो क्या आएगा, जीवन के अंदर कितने हैं 20। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन जीवन, जीवन में कितने हैं 20, एस में कितने होंगे 20, G2 में कितने होंगे 20, प्रोफेज में कितने होंगे, मेटाफेज में, और वहीं ये एनाफेज लिख देता तो। समझ में आता है क्लास? क्या समझ में आता है जो लिखा हुआ है सब कुछ? वो तो रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, वही बता रहा हूँ, इधर देखो। क्या इतना होमवर्क आप कर लेंगे यहाँ पे? क्वेश्चन, इफ पेटल ऑफ पेटल सेल हैव 42 क्रोमोसोम विद 20 पिकोग्राम जेनेटिक मटेरियल रिप्रेजेंटेड बाय 2C, कितना है 42 क्रोमोसोम है, 20 पिकोग्राम है, और किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो 2C, ये कितना हो जाएगा 42, 40 और 4C और 8C, 4C, 42, 40 और सॉरी 4C, 42, 40 और 4C, 42, 40 और 4C, 84, 40 और 4C, 84, 40 एंड 4C। किसी को यहां तक कोई दिक्कत? क्वेश्चन का आंसर क्या पूछा उसने, पैडी सेल के अंदर एनाफेज स्टेज, एनाफेज स्टेज के अंदर आंसर क्या आपका 84, 40 एंड 4C। ये क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका जिससे आप थोड़ा सा इजीनेस इन क्वेश्चंस को जल्दी कर पाओगे। नेक्स्ट, एन एम्ब्रियो ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स, कहानियां लिखी है, और लास्ट में उसने क्या पूछा है, जीवन स्टेज। एम्ब्रियो की कौन सी, किस पॉइंट के लिए बोला है उसने, कुछ स्पेसिफाई किया है क्या? ये लो, ये लिखा मैंने एम पेज, ठीक है। एन एम्ब्रियो ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट्स हैव 28 क्रोमोसोम, 28 क्रोमोसोम बोला है, 28 क्रोमोसोम है जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हो 4C से, और कितना है 20 पिकोग्राम। एक क्रोमोसोम बना लिया करो ऐसे, ये बनाया, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर नंबर, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। बनाना जरूरी है, ध्यान रखना, डबल डबल, सिंगल से भी मैं प्रोसीड कर सकता पर डबल बनाओगे तो याद रहेगा आपको करना क्या है। पूछा क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अरे इतनी कहानी बनाई उसके बाद पूछा क्या है, जीवन स्टेज के अंदर इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, जीवन के अंदर रिप्रेजेंटेशन क्या है, आंसर क्या आएगा 4C। खत्म। कितने भी क्वेश्चंस बना सकता हूं मैं। चलो ठीक है, फिर एक इजीएस्ट क्वेश्चन करो, कौन देगा इसका आंसर? अरे भाई बोलो।
कौन देगा आंसर? हैंड रेज करो। वरेश के साथ में जो बैठे ना, कोई नहीं बोलेगा, बाकी अपना आंसर निकाल करके रखें साथ में अपने। हाँ बेटा, नाम आपका बोलिए। हाँ पढ़ो, मैंने क्या कुछ बोला? आपने सॉल्व कर लिया उन्नति? हम्म। हाँ जी माथुर साहब, हो गया सॉल्व? A somatic cell that has just completed its S stage, इसने बोला, its S phase of its cell cycle as compared to the gamete of the same species has। और अपने को ऑप्शन में क्या दे रहा है? नंबर और अमाउंट दोनों को ही बोल रहा है, नंबर और अमाउंट दोनों को बोल रहा है। क्वेश्चन सामने आया, क्वेश्चन सामने आने के बाद में अगर आप ऑप्शन पे सीधा जाओगे ना, ऑप्शन पे सीधा जाओगे, तो आपका आंसर गलत होने के चांसेस रहेंगे। आपके सामने क्वेश्चन आया, क्वेश्चन के सामने सोमैटिक सेल आपको लिख करके दिया हुआ है, 2n सेल जनरली होता है। एस फेज उसने कंप्लीट किया है, और एस कंप्लीट करने के बाद में आपको सिनेरियो क्या दिया है? उसने आपको सिनेरियो ये उठा करके दिया है कि भाई ये G1 है, ये S है, ये G2 है। यहाँ इसका मियोसिस मियोसिस 1 कंप्लीट हो रहा है, यहाँ इसका मियोसिस 1 कंप्लीट हो रहा है, और यहाँ इसका मियोसिस सेकंड कंप्लीट हो रहा है। अब मैं मान के चल रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ, यहाँ पे एक सिंगल ये क्या है? जो अभी अपने सोच कर चले थे वही तो है। और ये लो, इसमें किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम? दो बना दिए, बात एक ही है। अगर मैं बोल रहा हूँ ये 10 है, कितने हैं टोटल? 10। ये कितने होंगे? 10 से कितने हो जाएंगे? नहीं नहीं, 20 किसी ने बोला था अभी यहाँ पे, किसने बोला था? हाँ, ये कितने हैं? 10। ये यहाँ पे कितने हो जाएंगे? यहाँ कितने हो जाएंगे? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज में 10, मेटाफेज में, एनाफेज में, एनाफेज में कितने? एनाफेज में कितने? फंस गए महानुभावों, एनाफेज में 10 नहीं रहेंगे। क्या? हाँ, नहीं नहीं, मुझे समझाओ, मुझे समझ में नहीं आया। अरे रुको रुको, साइलेंस, बोलो। ये कहानी आपको अभी नहीं समझ में आएगी, जिस स्टूडेंट को समझ में आती है ठीक है, जिस स्टूडेंट को समझ में आती है ठीक है, अदरवाइज ऐसा पहले मुझे आपको बना करके बताना पड़ेगा। जो आप रो रहे थे ना जिस स्टेप के लिए, ये जो बना करके बताया था, उसके बाद आपको सर्कल समझ में आ रहे हैं, माइटोसिस के क्वेश्चंस आपके हो रहे हैं, वही सेम मुझे मियोसिस के लिए आपको बताना पड़ेगा, तब जाकर के आप मियोसिस को इतना शॉर्ट के अंदर जो यहाँ पे मैंने बनाया है, जो जो स्टूडेंट समझ पाए। अरे भाई, मियोसिस फर्स्ट के अंदर स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर्स नहीं होते हैं, क्रोमोसोम जो होते हैं वो 10, 5 ऊपर की तरफ चले जाएंगे और 5 नीचे की तरफ, तो नंबर तो उतना ही रहेगा 10। तो फर्स्ट के अंदर तो कोई डिफरेंस आने वाले हैं नहीं। पूछा क्या है? अ सोमैटिक सेल दैट हैज जस्ट कंप्लीटेड टू इट्स एस फेज ऑफ द सेल साइकिल। एस फेज उसने कंप्लीट किया, एस फेज कंप्लीट किया, यहाँ पर एक सेल है, तो मैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम 10 मान के चल रहा हूँ, तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं? 10। इसमें 10 पिकोग्राम, अगर 20 पिकोग्राम अगर कंटेंट है, 10 20 जो भी मानना है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 40 पिकोग्राम। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट?
अब मुझे इसको कंपेयर करना है इसके गैमिट से। यहाँ पे कितने बनेंगे, 1 2 3 एंड 4, यही बोला है ना, गैमिट से कंपेयर करना है मुझे। तो जब मैं इधर इसको कंटेंट को लेकर के चल रहा हूँ, 10 40 10 40 10 40 10 40, 5 20 5 20 10 20 10 20। अब इससे दो 5 5 के बनेंगे, एक सेल से दो बनेंगे, दो से कितनी बन जाएंगी, 4। तो 5 क्या आ जाएगा, 10। 5 क्रोमोसोम और 10 पिकोग्राम, 5 क्रोमोसोम और 10 पिकोग्राम। ये चीज आपको मियोसिस का जो सेकंड वाला मतलब पार्ट जब मैं आपको करूंगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जिन स्टूडेंट्स को मियोसिस के बारे में थोड़ा सा भी पता है तो वो यहाँ वाली चीजें ये डिकोड कर पा रहा होगा। अब मुझे कंपेयर करना है इसको और इसको। नंबर ऑफ क्रोमोसोम ट्वाइस, कंटेंट है कोई ऑप्शन, और इसको आप इतना जल्दी कब कर पाएंगे, जब आप जैसे माइटोसिस का अपनों सीक्वेंस वाइज पढ़ा है वैसे जब अपने सीखेंगे तब आप कर पाओगे। तो अभी जल्दबाजी नहीं करें, जितना अपनों ने पढ़ा उसके बिहाफ पे बाकी सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। ये सिर्फ बीच में एक सिंगल क्वेश्चन इस वजह से लिया ताकि आप इस चीज के लिए ओपन रहे कि जो हमने पढ़ा है वो सिर्फ माइटोसिस के रिस्पेक्ट में पढ़ा है, मियोसिस के रिस्पेक्ट में नहीं पढ़ा है। कल को मैं आपको माइटोसिस वाले कराऊं, क्वेश्चन आपके सामने मियोसिस का कोई गैमिट वाला आ गया, उसमें आपने सीधा सर्कल बनाया, प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टीलोफेज, सर ने तो यही बोला था, अब उसमें ढूंढ रहे हैं बैठ करके। इस वजह से ये क्वेश्चन बीच में लिया एक। अब आ जाओ वापस, सारे क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन सोल्व किया, थर्ड, क्विक, कौन देगा आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ द सेल साइकिल इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंटरफेज। कौन सा पार्ट नहीं है, एम फेज। समझ में आता है ना सभी को। नेक्स्ट, हाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फेजेस लास्ट फॉर द मोर ऑफ द 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल। क्या आएगा आंसर, आसान आसान से है ना। हाँ जी भाई साहब, बोथ वन एंड, अभी तक जो आपने पढ़ा है उसके बिहाफ पे ही क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, बोथ वन एंड, समझ में आता है क्लास। ठीक है, अब कोई नहीं बोलेगा। ढाका एंड ढाका, आंसर क्या होगा आंसर। अरे भाई, मन में बैठा बैठा कौन माला फेर रहा है। भाई यहां से टूटूंगा फूटूंगा तो 3 4 महीने का तो प्लास्टर बंधेगा ही ना। रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट इन नॉर्मल कंडीशन, पता ही है G0 स्टेज के अंदर ऐसा आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, ह्यूमन सेल्स एंड इज सेल कल्चर शो अ सेल साइकिल टू बी कंप्लीटेड रिस्पेक्टिवली इन अप्रोक्सीमेटली, कितना आएगा, 24 आवर एंड 90 मिनट्स। ध्यान से देख लेना भाई एक बार, जनरल क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल। अगला क्वेश्चन वन टू थ्री फोर फाइव क्या आएगा, सेकंड, सेकंड गलत लिखा है। एस फेज रिवाइज हुआ, क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, एस फेज रिवाइज होना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो समझ में आ गया होगा। इट अकर्स बिटवीन G1 एंड G2, इट मार्क्स द पीरियड ऑफ इन विच द DNA replicates. At the end of this phase DNA is double but the number of chromosome remains unchanged. As the DNA is double in the phase, number of the chromosome is also double. क्या number of chromosome change होते हैं, नहीं होते। Centriole replicates in this phase. आंसर, अमाउंट ऑफ DNA चेंजेस फ्रॉम 2C to 4C। सारे आंसर आपको, अगर आप इसको ढंग से सोचें बनाएं, मतलब जैसे भी है ऐसा अगर आप बनाएं तो एस के बारे में सोच करके सारे आंसर दे सकते हो, G1 और G2 उसके बिहाफ पे ना।
जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो गड़बड़ मत करना, साथ में बनाने की जहमत कर लेना, 10 सेकंड लगेंगे उसमें, हवा में करने की कोशिश करोगे गलती करोगे, 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे आपको इसको बनाने में। नेक्स्ट। चलो ठीक है, अब थोड़ा सिंपल सिंपल इजी इजी क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गई। हाँ जी विशाल जी। यहाँ से किसी ने कुछ बोला? जी जीरो के बारे में बोलना है। इट इज अ क्वेश्चन सेज इन दिस फेज सेल साइकिल इज स्टॉप्ड, सेल्स इन द स्टेज डू नॉट ग्रो एंड प्रोलिफरेट बट मेटाबॉलिकली एक्टिव। डू नॉट ग्रो एंड प्रोलिफरेट और प्रोलिफरेट, और ग्रो तो करती है साइटोप्लाज्म, उसने प्रोलिफरेशन का लिखा है, डिवाइडेशन का। ठीक है, सही है। जी जीरो कैन डिवाइड इन रिस्पॉन्स टू सम स्टिमुलस। वो कल मैं बात कर रहा था ना, लिगेंड मॉलिक्यूल आते हैं और किसी भी स्टिमुलस के, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर्स, उसके भी यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? 1। कुछ हुआ क्लियर? नहीं करेंगे। वो जो अपने यहाँ पे जी जीरो स्टेज मान करके जो चल रहे हैं ना, वो जो सेल साइकिल को कंटिन्यू करेंगे। इनका कहना है कि हार्ट सेल को अपने स्टिमुलस देकर के दोबारा से अपने नहीं लेकर के आ सकते। हाँ बिल्कुल सही है, वो परमानेंटली जो एग्जिट की है उनके ऊपर ये अप्लाई होगा ही नहीं कहीं पर भी। जो आपकी एनसीईआरटी लिखती है, आपकी एनसीईआरटी ने उनके लिए लिखा है सेल साइकिल से बाहर और सेल साइकिल के अंदर वो कंटिन्यू कर लें। इन्होंने लिख सिंपल लिख कर दिया 1। 1 इज करेक्ट फॉर द जी जीरो स्टेज, क्वेश्चन स्टेज है, ठीक है। फेज ऑफ सेल साइकिल, इसमें सेल साइकिल स्टॉप हो जाता है। अब इसमें ये मेंशन नहीं किया कि परमानेंटली स्टॉप होगा या फिर टेम्परेरी स्टॉप होगा, तो अपने पास में दोनों चीजें रहेंगी और ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपने जाएंगे तो सबसे बेस्ट कौन सा रहेगा उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड करेंगे। स्पेसिफिकली अगर मेंशन होता तो अपने, हाँ फिर तो जा सकते थे। हाँ, अगर आपके पास में इसमें ऐसा ऑप्शन दिया होता ना कि भाई हम एक्सेप्ट फॉर, हार्ट सेल कहाँ होती है, स्टिमुलस से डिवाइड होती है क्या? कार्डियक साइकिल जो है उसको आप कोई भी लिगेंड मॉलिक्यूल प्रोवाइड कर दो, कहीं नहीं जाएगा वो। मसल मतलब कार्डियक जो मसल्स हैं वो कहीं नहीं जाएगा। मसल फाइबर या नर्व फाइबर कुछ भी कर लो, कुछ भी उनको उन पे लिगेंड मॉलिक्यूल लगा दो कभी भी। वो ठीक है, सुनिए, अगर इसके अंदर ऑप्शंस के अंदर चार अगर आपको दिया मतलब दिया होता, और हम जैसे फर्स्ट में लिखा इन दिस फेज सेल साइकिल इज स्टॉप्ड, तो वो भी तो अगर हमने बोलते सेल साइकिल इज स्टॉप, सेल साइकिल स्टॉप कौन कैसे, परमानेंट या फिर टेम्परेरी, तो हम इस पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते। अगर हम इसको सही मान रहे हैं तो आपको इसको सही लेकर के चलना होगा। अगर आप इसको सही नहीं मान रहे, मतलब इसको अपने गलत मान रहे, तो आपको सेकंड भी गलत मानना पड़ेगा। समझ में आई बात? तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोसीड करना पड़ेगा, दोनों ही करेक्ट है। इसको सही माना तो ये भी क्या है अपना सही है, टेम्परेरी के बेसिस पे। और क्लियरली अगर आपको लिख करके दिया होता ना यहाँ पे, फर्स्ट एंड थर्ड तो हो जाता, फर्स्ट एंड थर्ड होता तो हो जाता ना। वो मॉडिफाइड होते, स्टेटमेंट तो मॉडिफाइड करनी ही पड़ेगी ना भाई। आपको इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में आप आंसर दे सकते हो, प्रोबेबिलिटी तो कुछ भी बना सकता हूं मैं, स्टेटमेंट थोड़ा सा भी चेंज करूंगा चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट। अच्छा क्वेश्चन है, काफी कुछ रिवाइज करवाएगा आपको। मेधा, कल गायब थे हम। हम्म। आसपास वालों ने देखा था? परसों गायब थे। हम्म। क्या आएगा? भी आएगा ना। लास्ट वाला स्टेटमेंट क्या, इन स्पेस द सेल डबल इट्स ओरिजिनल डिप्लॉयड क्रोमोसोम, और यहीं पे अगर कंटेंट लिखा होता तो सही होता। समझ में आता है ना ये तो। बस ये स्टेटमेंट्स पढ़वाने के पीछे रीजन क्या है? रीजन बस इतना ही है कि आपको एक बार ये ब्रेन के अंदर आपके घूम जाएगी कि स्टेटमेंट्स किस टाइप से बन सकती हैं। है क्या? लिखना तो वही है, कर लो आप सोल्व।
स्टेटमेंट जो लिखी हैं, अगर आपने ऐसे इसको लिख लिया, लिखने के बाद में देख लो आप, पता चल जाएगा। आप वहाँ पे लिखोगे सारी स्टेटमेंट। ड्यूरिंग जीवन स्टेज देयर इज एक्टिव सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। आधे से ज्यादा जनता सोच रही होगी आरएनए एंड प्रोटीन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, तीनों के अंदर होता है, लिखवाया था आप लोगों को, याद हो तो। बट नो चेंज इन द डीएनए कंटेंट, बिल्कुल सही है। सेकंड, इन सिंथेसिस और एस फेज ईच क्रोमोसोम कैरीज अ डुप्लीकेट सेट ऑफ इट्स जीन्स, जीन्स को डुप्लीकेट करता है। थर्ड, G2 phase a cell contains double of the amount of the DNA present in its original diploid cell। सही है। नेक्स्ट, अब आ जाओ। A cell cannot divide if it does not cross। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सोच समझ के आंसर दीजिएगा। पूछा क्या है आंसर? मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है, ये फर्स्ट के साथ कंफ्यूज कहाँ हो रहे हैं भाई? अपने ऐसे बोलते हैं। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड रुकिए। ठीक है। A cell can not divide if it does not cross G0 और G1S। ऐसे तो बहुत सारी कंडीशंस। कॉमन जनरल जो है उसका आंसर, ये जो आपको आंसर्स देने कॉमन जनरल बिहाफ पे ही दोगे ना आप सारे आंसर्स? ओ, चलो ठीक है। लिक्विड एंडोस्पर्म आपने बोल दिया। मैं बोल रहा हूँ नहीं नहीं, मुझे तो सेलुलर एंडोस्पर्म की बात करनी है। नहीं नहीं, मैं तो हेलोबियल एंडोस्पर्म की बात करना चाह रहा हूँ, जिसमें दोनों ही होते हैं। प्रोबेबिलिटी अगर ये अपने जो बोल रहे हैं तो कॉमन जनरल कॉन्सेप्ट पे आप बात करोगे ना। अगर मैं यहाँ पे लिख के देता लिक्विड एंडोस्पर्म, हेलोबियल, जो चीज़ रेयर है उसको आप कॉमन वाले ट्रेंड के क्वेश्चंस पे अप्लाई नहीं कर सकते। अगर जो रेयर है तो आपको मेंशन करना पड़ेगा वहां पे कि हम स्पेसिफिकली उसको छोड़ करके बात कर रहे हैं या फिर उस पर बात कर रहे हैं, ऐसा। तो इसने जो बोला है सेल कैन नॉट डिवाइड इफ इट डज नॉट क्रॉस रेस्ट्रिक्शन पॉइंट, या फिर जो अपना जीवन एस चेक पॉइंट है उसको। हाँ बेटा। नहीं आ सकता। तभी तो जी नोट नहीं है। तभी तो जी नोट नहीं है। अरे भाई, इसमें सिंपल सा आपसे पूछा है कि सेल जो है, अ सेल कैन नॉट डिवाइड इफ इट डज नॉट क्रॉस। जब ये बैरियर क्रॉस नहीं होगा तो सेल डिवाइड नहीं करेगी। अब जो डज नॉट क्रॉस G0 स्टेज, ये तो कुछ स्टेज है ही नहीं ना। अपने पास में क्या है, G1S G2। मैंने अभी आपको पहले क्वेश्चन में बताया कि G0 जैसा कुछ होता नहीं है। G0 तो हम मान के चल रहे कि सेल डिवाइड नहीं कर रही, तो अपने उसको बोल दिया G0 स्टेज, सेल इनएक्टिव होकर के बैठा है। सेल साइकिल के बाहर, अपने बोलते हैं सेल साइकिल से बाहर हो गया है। वो सेल साइकिल से बाहर होना ऐसा नहीं है कि कोई अलग से कोई आपको इसके अंदर मॉडिफिकेशन या कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, वही है, बस उसके पास कंटेंट नहीं है तो वो आगे नहीं जा रहा है। समझ में आई बात? मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। पधारो। सेल को आप यहां से मान करके चलोगे या फिर इसके पीछे जो टीलोफेज है यहां से मान के चलोगे?
पहली बात। दूसरा, साइटोकाइनेसिस अगर मैं यहां तक लेकर के आ रहा हूं, फिर तो आप किसी भी स्टेज के, जिसने ये क्रॉस कर लिया वो तो पूरा यहां तक पहुंचेगा आपके पास में। समझ में आई बात? उसके बाद आप बात कर रहे हो, साइटोकाइनेसिस वाला तो कंसर्न ही नहीं है, कंसर्न तो इन दोनों पे था। भाई साइटोकाइनेसिस तो आउट ऑफ द बॉक्स ही हो गया बिल्कुल ही। हाँ बोलो बेटा। हाँ, लिक्विड एंडोस्पर्म के, मेरे को समझ नहीं आया आप क्या। हम्म। मैं वही रिपीट कर रहा हूँ कि जो आपको बताया जा रहा है वो कॉमन सोमेटिक जनरल सेल्स के बारे में अपने बात कर रहे हैं। अगर अपने बात करते, इधर देखना, लिक्विड एंडोस्पर्म की बात कर रहे हैं। लिक्विड एंडोस्पर्म में क्या होता है, एक सेल्स के अंदर आपको अच्छे खासे क्या देखने को मिलेंगे, न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे, न्यूक्लियस। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं साइटोकाइनेसिस। अगर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन आपको देखने को मिल रहा है तो ये एक अनयूजुअल टाइप ऑफ माइटोसिस है। इट इज अ अनयूजुअल टाइप ऑफ माइटोसिस। अनयूजुअल टाइप ऑफ माइटोसिस के अंदर आपके पास में जो जनरल ट्रेंड है उसको ये फॉलो नहीं करेगा। अनयूजुअल टाइप ऑफ माइटोसिस के अंदर आपके पास में वो आते हैं ना, एक फ्री न्यूक्लियर डिवीजन आता है, एक एंडोमाइटोसिस आता है, एक एंडो रीडुप्लीकेशन आता है। एंडोमाइटोसिस, एंडो रीडुप्लीकेशन एंड फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, ये तीनों क्या है, ये मॉडिफाइड फॉर्म है माइटोसिस की। एंडोमाइटोसिस कभी आपने सुना है, कभी सुना है वो कोल्चिसिन वाला, जिसके अंदर प्लॉइडी जो होती है बढ़ जाती है, पॉलीप्लॉइडी कंडीशंस आना स्टार्ट हो जाती है। एंडो रीडुप्लीकेशन वाला पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स आपके मतलब सिलेबस में डायरेक्ट नहीं है, एग्जाम्पल्स तो दिए हुए हैं पर इनके पीछे का कॉन्सेप्ट नहीं दिया हुआ। एक रफली जब माइटोसिस आपका कंप्लीट हो जाएगा तो एक सिंगल मतलब 2-3 लाइंस के अंदर इनको मैं डिस्क्राइब कर दूंगा आप लोगों को, ताकि आप कल को इनके क्वेश्चंस आए तो आप उनको टैकल कर पाओ। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन तो आपके सिलेबस में है, एंडोमाइटोसिस और एंडो रीडुप्लीकेशन आपके सिलेबस में नहीं है। हाँ, नहीं निकाल सकते। हाँ। हाँ सलोनी। हम्म। हम्म। ये कंडीशन हो सकती है क्या जनरल, यही पूछ रहा हूं मैं। वो तो अलग हो गई ना कंडीशन फिर, सेम ही चीज तो अभी बोला। ये पता है, इन इसने ये बोल रहे हैं कि सर साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, कैरियोकाइनेसिस हो गया, तो वो तो कंडीशन ही अनयूजुअल कंडीशन हो गई ना, नॉर्मल कंडीशन रही ही नहीं वो। हाँ, मैं नॉर्मल, ये जो चल रहा है ये सब सोमैटिक सेल, नॉर्मल सोमैटिक सेल को लेकर के क्वेश्चंस है भाई। वो बहुत बहुत कुछ हो सकता है। मैं एंटर एक्स एस फेज लिख सकता। मैं क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा सा भी आप इसमें वेरी करोगे, आपको पूरे ऑप्शंस का रीसेटलमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आई बात? आपको जो ऑप्शंस दिए, जो क्वेश्चंस दिए, उसके अकॉर्डिंग इसका बेस्ट आंसर क्या है वो अपने बात कर रहे हैं। होगा क्या वो तो अब मैं अजम्पशंस तो कुछ भी लगा सकता हूँ ना। ठीक है, पेपर के अंदर मिलेगा आपको इस पे क्वेश्चंस। हाँ, जीवन स्टेज। जीवन जैसा जीवन स्टेज के अंदर है और जीवन को अपने जी नोट मानते हैं। ओ भाई, उसके अंदर दिया कि उसने पूछा क्या है, डू नॉट क्रॉस। एक बात बताओ आप, एक एक बात बताओ, सुनिए क्लास। कुछ होता है, कुछ होता है। नहीं नहीं, जीवन को मैं जी जीरो मानता हूँ ना, तो ऐसा मैं, ऐसा ही चलना चाहिए ना सेल साइकिल। आपको कहीं पर भी जो भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ना, उसके अंदर एक्स्ट्रा दिमाग लगा करके, जितना एक्स्ट्रा दिमाग लगाओगे उतना आप जो है क्वेश्चंस के अंदर फंसते जाओगे। एक जिसको नहीं पता होता ना ये चीजें, जैसे अगर मैं किसी ट्वेल्थ क्लास के, ट्वेल्थ वालों को तो फिर भी पता होगा, 11th क्लास के स्टूडेंट को अगर मैं इस क्वेश्चन पे जज करने की कोशिश करूं, तो वो सिर्फ उनके पास में दो ही आंसर, जैसे आपने किया कि सर मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट एंड सेकंड इज रेस्ट्रिक्शन और चेक पॉइंट वाला, और उनको बस इतना बोलना कि जी जीरो जो फेज है, उसने पूछा कि डज नॉट क्रॉस, हम बैरियर की बात कर रहे हैं वहां पर, जीवन एस बैरियर की, आंसर इज थ्री, इट्स ओके।
आपने जो सिंसीशियम जो कंडीशन पढ़ी है, सिनोसिटिक कंडीशंस पढ़ी हैं और पढ़ी है, तो उसके बिहाफ पे आप इसको इंटर रिलेट कर रहे हो। इंटर रिलेट कर रहे हो तो क्वेश्चंस की डिमांड वो नहीं है, क्वेश्चन के अंदर जो आपको पूछा गया है आपसे डायरेक्ट उसी के आंसर, थोड़ा सा भी मॉडिफाइड करोगे आपको रीसेटल करना पड़ेगा सभी ऑप्शंस को। थोड़ा और इजी क्वेश्चन, ये तो चलो सिंपल सा है। बोलो। अभी तो क्वेश्चन आए ही नहीं। इन क्वेश्चंस के अंदर ही फंस रहे हो तो अभी तो क्वेश्चंस। द नंबर ऑफ द डीएनए इन क्रोमोसोम एट G2 स्टेज क्या होगा? गलत है ना क्वेश्चन, इनकम्प्लीट है ना? हाँ ऐसा लग रहा है मुझे। हाँ हाँ बोलो बोलो। ये ऐसे ही नहीं लिखवाए थे, 1 मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए, 2 मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए। आंसर क्या होगा? ध्यान रख लेना, गड़बड़ मत करना। ये ऐसे ही नहीं लिखवाया था 1 मॉलिक्यूल, ये पूरा चार्ट बनाने के पीछे रीजन क्या था बेटा जी? ये कहानियां ऐसे ही नहीं लिखवाई थी। यहाँ पर कहाँ गया? 1 क्रोमोसोम, 1 क्रोमेटिड, 1 2 डीएनए मॉलिक्यूल। तो अब ऐसे क्वेश्चन तो सॉल्व करने पड़ेंगे आप लोगों को। नेक्स्ट। अरे वाह, ये क्वेश्चन याद आ गया। पेपर में दूंगा। कल आपके पास एक असाइनमेंट आएगा ऐसा, ठीक है? कल आएगा, आज नहीं आएगा। हाँ जी बेटा जी, क्या होगा आंसर? Z1 S, सॉरी, S, Z2 और M। आपसे कोई ड्यूरेशन पूछे तो ड्यूरेशन का सीक्वेंस भी यही रहेगा। कुछ बुक्स के अंदर आपको एस फेज को सबसे ज़्यादा माना गया कि एस स्टेज जो होता है वो ज़्यादा, एस स्टेज नहीं होता है। जो आपको लिखवा ये सामने लिखा है ये एग्जैक्ट सही है, आपको इसी के आंसर करने हैं। जो सेल साइकिल का कंटिन्यूशन होता है वही है, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। आपसे कोई पूछे एक क्वेश्चन का आंसर करना बेटा, फॉर सेल साइकिल इसमें से कौन सा ट्रू है? हम्म। आंसर कौन करेगा? क्वेश्चन, अरे अभी तो मैं बोला सेल साइकिल के लिए क्या ट्रू है इसमें से ना। सेल साइकिल के लिए ट्रू आपको बताना है ना। कोई नहीं बोलेगा क्लास में, चुप। जिससे पूछूंगा वही आंसर देगा, जिससे पूछूंगा वही आंसर देगा। और आंसर कौन देगा, एक कोड लिख रहा हूं मैं। ये कोड लिखा है। अब कोड वाला इंसान बोले आंसर, बोले आंसर, मैं फिर से बोल रहा हूँ। उन्नति सेकंड। हाँ जी। तबीयत ठीक है? आंसर। हाँ जी। सी। सेकंड थर्ड दोनों।
वंशिका थोड़ा तेज। BNC। आपने बोला सेकंड ना? आपने बोला सेकंड। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ तीनों? हाँ, तो फिर भी एक आंसर है आपके पास में। अगर नीट में ऐसा आया है और चार ऑप्शन आपको दे, क्लेम तो अपने ग्रेवियंसेस के लिए करेंगे कि क्वेश्चन गलत है। ठीक है। हाँ उन्नति बेटा। आप भूल गए हो, मैंने फर्स्ट फर्स्ट डे बोला था कि ये एक साइकिल है। ठीक है। साइकिल के अंदर आप, इसके अंदर मैं ये नहीं बोला कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मैंने बोला व्हाट इज ट्रू अबाउट द सेल साइकिल, कि किस स्टेज के बाद में कौन सी स्टेज आती है। आप उसका आपको आंसर वो करना है। तीनों सही है। गड़बड़ मत करना। देख लेना क्वेश्चन को अच्छे से। और बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है ये। पाथवे हो तो वो कहीं पे जाकर के रुक सकता है, पर साइकिल कहीं पे रुकता नहीं है, तो साइकिल को आप कहीं से भी डिफाइन कर सकते हो। चलो ठीक है। अब आ जाओ कुछ जनरल क्वेश्चन। इसका आंसर क्या होगा? थर्ड। क्विक, अब ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, बोलो बेटा। Some dividing cell exit from the cell cycle and enters vegetative inactive stage. This is called quiescent stage. The process occurs at the end of। अब यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या बोला उसने? एट द एंड ऑफ। कहीं पे एट द बिगनिंग ऑफ लिखा हुआ है तो भी सही है। एंड ऑफ, बिगनिंग ऑफ, मिड पॉइंट पे कहीं पर भी ये जीवन स्टेज से बाहर की तरफ लीव कर सकता है सेल, ध्यान रखना, गड़बड़ मत करना। ये एक क्वेश्चन के अंदर एट द एंड ऑफ बोला हुआ है। नॉर्मल सोमैटिक सेल्स से लेकर के, वेजिटेटिव मतलब नॉर्मल सेल से लेकर के, सोमैटिक वेजिटेटिव ये वर्ड जहां यूज होते हैं उसका मतलब नॉर्मल सेल की बात की जा रही है। नेक्स्ट। हाँ। डी ऑप्शन क्यों? कैसे सही हो सकता है? करेक्ट सीक्वेंस बोलो भाई। 1 2 3 और 4। एम के बाद जीवन आता है, यस। G2 आता है, नहीं। G1 के बाद G2, नहीं। एस के बाद G1, नहीं। आंसर इज, पढ़ा ही नहीं, सही होगा ना? सही है। मतलब ये तो गलत हो गए, तो एलिमिनेशन से लास्ट वाला सही होगा ना? नेक्स्ट। हाँ जी। मैंने क्या बोला था? लड़ तो आप उस क्वेश्चन पे रहे हो, लड़ना आपको इस पे चाहिए। आंसर इज, सुन लें। इसका आंसर फर्स्ट एंड थर्ड दोनों, पहले जो आंसर किया है उसमें फर्स्ट आया, आफ्टर दैट ग्रेविंसेस लगाए तो उस पर सस्पेंडेड कर दिया गया। आंसर दोनों ही सही हैं इसको लेकर के, पर जो एनटीए ने माना था, एनटीए नहीं था उस समय तो सीबीएसई था, एनटीए के हाथ में पेपर आया ही नहीं था, ये पीवाईक्यू है। समझ में आई बात? तो उसमें आंसर क्या, किस आंसर के साथ गए थे? सस्पेंड के साथ गए थे। एक्चुअल में आप G0 के अंदर डिफाइन नहीं कर सकते, तभी मैंने आपको परमानेंट और टेम्परेरी वाला कॉन्सेप्ट बताया था, याद है? परमानेंट और टेम्परेरी वाला जो कॉन्सेप्ट बताया, अगर मैं बोल रहा हूँ परमानेंट, आंसर इज फर्स्ट। मैं बोल रहा हूँ टेम्परेरी, आंसर इज थर्ड। तो कुछ भी नहीं दिया, इट मीन्स अपने ये मान के चलते हैं क्वेश्चन स्टेज G0 स्टेज आपको दिया है, सेल कभी ना कभी तो सेल साइकिल के अंदर आएगा ही आएगा वापस अपनी बॉडी के अंदर। डेली रूटीन के अंदर अगर आप सेल देखें ना, कितनी सेल्स बनती है, कितनी आइडिया देना एक बार, एक दिन के अंदर कितनी सेल नहीं बनती अपनी बॉडी में? पर डे, पर डे न्यू सेल्स इतनी बनती हैं, इतनी ही डाई हो, इससे ज्यादा ही डाई होती हैं। पर डे इतनी सेल्स बनती हैं, 5 बिलियन। 5 बिलियन, सॉरी इतना डेटा कहाँ से? ब्लड सेल जानते हो? ब्लड सेल, आरबीसी जानते हो? आरबीसी, आरबीसी 5.5
5 to 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब आप डेटा बोलते हो नहीं बोलते हो? लाइफ स्पेन कितना है आपकी बॉडी की? किस आरबीसी को आज 120 दिन कंप्लीट हो रहे हैं पता है? पता है आप लोगों को किस में चल रहा है वो? मिलियंस में चल रहा है वो डेटा। किस में चल रहा है वो डेटा? मिलियंस में चल रहा है। ध्यान रख लेना, ये डेली रूटीन के अंदर बनने वाली सेल है और ये डेटा साइंटिफिकली प्रूव्ड है। ह्यूमन बीइंग की बात करूं, एक एडल्ट ह्यूमन हेल्दी 60 kg का मतलब वो सारे सारे पैरामीटर्स लेकर के चलने होंगे आपको। नेक्स्ट, ये वो क्वेश्चन जो आप लोगों को मैंने हिलना डुलना बंद कर दें, दिमाग में आपके नीट चलना चाहिए। जो अब हिलना डुलना स्टार्ट कर गए हो ना, तब तो नहीं बोले जब 15 मिनट तक टाइम वेस्ट कर रहे थे क्लास में। आसान क्वेश्चन है ना? बुला रहे हूँ। आंसर तो होगा कोई, मुझे क्या पता। हाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ट्रू फॉर कैंसर सेल इन रिलेशन टू म्यूटेशन? नॉट ट्रू पूछा उसने ना, नॉट ट्रू फॉर कैंसर सेल in relation to mutation. Mutation in the proto-oncogene accelerate the cell cycle. Yes, proto-oncogene से अभी आप पढ़ करके आए हो, लेटेस्ट ही चैप्टर हो गया आपका कंप्लीट। तो बस फिर प्रोटो-ओंकोजीन से ओंकोजीन में कन्वर्ट हो जाता है। सेकंड नंबर, म्यूटेशन डेस्ट्रॉय टीलोमरेज इनिबिटर। टीलोमरेज टीलोमरेज क्या कर रहा था? प्रिवेंट कर रहा था टीलोमियर शॉर्टनिंग को, मतलब कैंसर्स को लीड कर रहा था। और टीलोमरेज का जो इनिबिटर है, इनिबिटर अगर इस पे काम करेगा तो टीलोमरेज काम नहीं कर पाएगा। टीलोमरेज काम नहीं कर पाएगा तो टीलोमियर शॉर्टनिंग होगी, सेल डेथ होगी। पर कैंसर को लीड करता है सेल डेथ नहीं हो। तो अगर आप टीलोमरेज के इनिबिटर को, म्यूटेशन डेस्ट्रॉय द टीलोमरेज इनिबिटर, अगर मैं इसको कट कर दूं, मतलब डेस्ट्रॉय कर दूं इनिबिटर को, तो टीलोमरेज काम करेगा। टीलोमरेज काम करेगा तो टीलोमियर शॉर्टनिंग नहीं होगी और सेल जिंदा रहेगी। जिंदा रहेगी मतलब कैंसर को लीड करेगी। तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, समझाया था ना ये आप लोगों को। थर्ड, म्यूटेशन इनएक्टिव द सेल कंट्रोल, सॉरी, इनएक्टिव द सेल कंट्रोल, बिल्कुल सही है। नॉर्मल कंडीशन के अंदर कंट्रोल रहता है और म्यूटेशन होने पे कंट्रोल नहीं होगा तो कैंसर को लीड करेगा। लास्ट, म्यूटेशन एक्टिव इनहिबिट, क्या लिखा हुआ है? प्रोडक्शन ऑफ टीलोमरेज। टीलोमरेज ही नहीं बना, भाग जा भाई, तो टीलोमियर शॉर्टनिंग होगी तो प्रॉपर आरएनए वगैरह नहीं बन पाएंगे, एजिंग और डेथ सेल के अंदर होगा, तो वो कैंसर को लीड नहीं करेगा, मतलब कैंसरस कंडीशन नहीं आएगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। इस एक सिंगल क्वेश्चन के पीछे मुझे आपको टीलोमरेज का कॉन्सेप्ट बताना पड़ा था, उसके बाद कभी नहीं आया ये एक बार आया हुआ है, उसके बाद कभी नहीं आया ये क्वेश्चन। PYQ है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे बेस्ड अगर टीलोमरेज टीलोमियर तक पूछ सकता है तो वो जनरल सैटेलाइट वाले क्वेश्चंस, अच्छे वाले क्वेश्चंस पूछ सकता है। बोलो बेटा। म्यूटेशन इनिबिट्स प्रोडक्शन ऑफ टीलोमरेज, अगर म्यूटेशन हुआ और टीलोमरेज नहीं बना तो टीलोमियर जो किनारों पे अपने DNA बोल रहे थे वो शॉर्टनिंग होगी तो सेल डेथ की तरफ जाएगा। ये इससे भी पहले टर्मिनेट द सेल साइकिल, मतलब बीच में से हटाना। टर्मिनेशन तो होता है किसी भी पॉइंट पे जाकर के आपने सेल को बीच में से हटा दिया, टर्मिनेशन तो किसी भी पॉइंट पे हो सकता है। नॉर्मल कंडीशन की अगर अपने बात करें तो नॉर्मल कंडीशन के अंदर सेल साइकिल से एग्जिट एक ही जगह होता है, सस्पेंड होना या एग्जिट होना, नॉर्मल कंडीशन। टर्मिनेशन तो मैं कहीं पर भी किसी भी तरीके से कुछ भी लगाया और टर्मिनेशन कर सकता हूँ। टर्मिनेशन तो किसी भी पॉइंट पे हो सकता है ना। टर्मिनेशन पे नहीं, वो एपोप्टोसिस नहीं बोलोगे आप उसको। एपोप्टोसिस तो नॉर्मल प्रोग्राम सेल डेथ है।
जैसे मान लो मैंने इसका माइटोटिक पॉइजन दे करके माइटोसिस को इनिबिट कर दिया, टर्मिनेट कर दिया मैंने बीच में। अल, अलग अलग कंडीशंस हो सकती हैं, वो टर्मिनेशन को आप डायरेक्टली इंटरलेट नहीं कर सकते। अरे भाई करो क्वेश्चन सॉल्व, छोड़ूंगा नहीं मैं, चिंता मत करो आप, जब तक ये क्वेश्चंस नहीं होंगे। भाव चेंज हो जाते हैं ना थोड़े से ऐसे। सैटेलाइट डीएनए इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कोड्स फॉर एंजाइम नीडेड फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। नो। अरे भाई कोड फॉर प्रोटीन नीडेड फॉर सेल साइकिल, ऐसा कुछ भी नहीं है। सैटेलाइट तो ऐसा है कि जिसपे ज्यादातर कैसे होते हैं, जो कभी कोड करते नहीं है, ऐसे सीक्वेंसेस मिलते हैं। शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन पॉपुलेशन एंड ऑल्सो सेम डिग्री ऑफ द पॉलीमॉर्फिज्म इन एन इंडिविजुअल विच इज इनहेरिटेबल फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन। ठीक है। डज नॉट कोड फॉर प्रोटीन एंड इट इज सेम इन ऑल मेंबर्स ऑफ अ पॉपुलेशन। नहीं भाई, यही तो है VNTR, यही तो है मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट, पढ़ते हैं ना अपने। आंसर क्या आ जाएगा? थर्ड। एलिमिनेशन से होगा आपका ये, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ाऊंगा तो और अच्छे से आ जाएगा आपका ये क्वेश्चन। ये हो गया। मुस्कुराइए, सेकंड लास्ट। ये दो क्वेश्चन आपको ना घर से करने को दे दूं? बोलो बोलो। During which phases of the cell cycle amount of DNA of the cell cycle remains 4C if its initial amount is denoted as 2C? ये 2C और 2C, ये 2C और 4C, ये ओनली इन G2, ये तो गलत हुआ। अरे भाई, हाँ M में चेंज कहाँ होगा? नहीं नहीं, M में चेंज तो होगा, M में चेंज तो होगा। ओ भाई इधर, आधे से ज्यादा जनता परेशान हो रही होंगी, इसकी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, नंबर ऑफ क्रोमोसोम में डिफरेंस आता है। यहाँ पे 2C है, ये कितना हुआ 4C, ये कितना है 4C, 4C 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 4C, सब कुछ सेम ही है। समझ में आई बात? ध्यान रखना, अमाउंट के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, उसने अमाउंट पूछा है। सेकंड ऑप्शन में G2 एंड, नहीं सही होता, सही होता। वो S और G2 अपने जो है ना, ये ड्यूरिंग, या फिर मैं तो ये बोलूंगा कि जीवन से S क्रॉस हो रहा है उस समय बताओ, या फिर S से G2 क्रॉस हो रहा है उस समय बताओ। वो कहानियां रहने दो, एग्जैक्ट जो S और G2 बोला है। अब वो चेंजेस तो आप सोच सकते हो, क्वेश्चंस तो इस पे कैसे भी बन सकते हैं, पर इस चक्कर में एक्चुअल क्वेश्चन गलत मत कर देना। हाँ होगा ना, ये लो साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का रिजल्ट, ये एम फेज यहाँ तक क्रॉस, यहाँ तक कंसीडर होगा ना। इसका रिजल्ट है साइटोकाइनेसिस से दो सेल का बनना। तो टिल साइटोकाइनेसिस, जब साइटोकाइनेसिस हो रहा है उस समय भी कैसा है आपका 4C कंटेंट ही है। और कितने क्वेश्चंस हैं? ये तो मतलब शीट में सबसे लास्ट में है, इससे पहले भी तो छोड़े थे ना अपन ने 8-10। हाँ बोलिए। इन फेज ऑफ द सेल साइकिल ऑफ मियोसिस, ये लिखा हुआ ना। हाँ अब बोलो। नहीं 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 नहीं, फोर्थ ऑप्शन किसने बोला? अरे इसीलिए तो मैंने वर्ड बोला था ये।
मैंने बोला ही इसीलिए था कि आप सीधे किस पे स्विच मारो, 4 नंबर पे, कि हाफ ऑफ हाफ, भाई उसने पूछा ही यस का है। मैंने ये मियोसिस वर्ड यूज ही इसीलिए किया था कि 4 स्टेटमेंट पढ़ने के बाद में अब सीधा आप स्विच कहां पे मारो, हाफ पे। ओ भाई मियोसिस देखते ही हाफ नहीं सोचना है, उसने पूछा। अब वही है कि क्या बोलते हैं, तीर से निकला हुआ बाण नहीं, धनुष से निकला हुआ बाण, और ऐसे ही होता है ना। हाँ, और जबान से निकले हुए शब्द वापिस नहीं हो सकते। चलो ठीक है, एक बात बताता हूं मैं आपको, सुन लीजिए। ये सारे क्वेश्चंस जो स्टार्टिंग का इंटरफेस है उस पे सेंट्रलाइज है, और उसमें हर तरह के क्वेश्चंस अपनों ने किए हैं। G0 स्टेज को लेकर के जो स्टूडेंट्स की कंट्रोवर्सी रहती है हमेशा, इसी के अंदर क्वेश्चन स्टूडेंट जो है थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगा करके क्वेश्चंस गलत आप करते हो, इसी वजह से मैंने वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे ले लिए जिनके अंदर G0 पे आप G0 स्टेज को जज करने की कोशिश करते हो। G0 ऐसे कोई स्टेज नहीं है, अगर जीवन लंबे टाइम तक रिटेन रह गया तो आप उसको बोल देते हो कि सेल G0 स्टेज के अंदर है, G0 स्टेज के अंदर है, आप ऐसा उसको बोलते हो। समझ में आई बात? जो चेक पॉइंट वाला क्वेश्चन करवाया था उसका ढंग से ध्यान रखना। एक सिंपल एक सिंगल क्वेश्चन नहीं करवाया, चेक पॉइंट के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं, पर वो आपके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि मैंने आपको साइक्लिंग डिपेंडेंट काइनेज और सीडीकेज प्रोटीन नहीं करवाए हैं। अगर वो करवाता तो उनके क्वेश्चंस भी मैं आपको दे सकता था, पर मैंने वो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज के इनहिबिटर्स के क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, कोई सेंस नहीं है बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने का। इनसे आपका नीट इजीली क्रैक हो जाएगा, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इससे बाहर एक्स्ट्रा मत पढ़ना, यही एक्स्ट्रा लग रहा होगा आप लोगों को। इतना तो पढ़ना पड़ेगा। कर लोगे? क्या हुआ मैं? कल मेरा क्लास है क्या बेटा?